नमस्कार। ईटी नाउ स्वदेश की इस बेहद खास पेशकश कैसी रही पहली तिमाही में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी हां, जून तिमाही में निफ्टी 50 की सभी कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं। कुछ कंपनियों के नतीजे दमदार रहे तो कुछ का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक रहा, वहीं कुछ ने निराश भी किया। आज हम निफ्टी की लगभग सभी कंपनियों और उनके सेक्टर का विश्लेषण करने वाले हैं, क्योंकि जून तिमाही में प्रदर्शन के आधार पर ही शेयर की आगे की दशा और दिशा तय होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कैसी रही पहली तिमाही। तो आज की जो चर्चा है वो बेहद खास है, इसलिए क्योंकि हम तमाम सेक्टर्स का विश्लेषण करेंगे और उस आधार पर आपकी एक पक्की कॉन्क्रीट तैयारी कराएंगे, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आपको आगे की रणनीति और सेक्टर में अगर आपकी दिलचस्पी है या आप किस स्टॉक में फंसे हुए हैं तो आपको आगे करना क्या है और ओवरऑल जो नतीजे रहे वो किस दिशा में उन तमाम स्टॉक्स को, उस कंपनी को और उस सेक्टर को लेकर जा रहे हैं। और इस पर बड़ी चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे, साथ ही निफ्टी की कंपनियों के नतीजों का जो रिपोर्ट कार्ड होगा, डिटेल्ड एनालिसिस होगा, उसे लेकर मौजूद हैं हमारे हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक गावशिंदे साहब। इसके साथ ही हमारे साथ जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से गौरांग शाह सर भी जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मेरे सहयोगी वरुण दुबे भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और बाकी भी सेक्टर को लेकर हम आपके सामने अलग अलग अपने जो सहयोगी हैं उनके पास जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो बात नतीजों की है, तो सबसे पहले नतीजों से ही शुरुआत करेंगे। आखिर ओवरऑल अगर हम देखें तो निफ्टी 50 जो पूरी कंपनियां हैं जिनके लगभग नतीजे आ चुके हैं, वो नतीजे कैसे रहे हैं, और इस पर चर्चा के लिए सबसे पहले मैं अभिषेक गावशिंदे साहब आपका रुख करूंगा। अभी तक के जो नतीजे नजर आए हैं, अभी तक के जो तमाम रिपोर्ट कार्ड देखें, कुछ बेहतर, कुछ उम्मीद के मुताबिक, कहीं पर डिसअपॉइंटमेंट, ये सारे संकेत तक कैसे हैं, जरा आसान और स्पष्ट भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए। जी प्रशांत, अगर बहुत इजी लैंग्वेज में अगर इसको समझे तो ये एक ऐसा क्वार्टर रहा है जहाँ पर तकरीबन आप कहें तो नतीजे जो हैं अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं। कोई बहुत बड़ा ना तो डिसअपॉइंटमेंट कहीं देखने को मिला है और नहीं कोई से ऐसा आया है कि जहाँ से कोई बड़ा कोई अपग्रेड या कोई नया ट्रिगर उभरता हुआ दिखता हो। एक आंकड़ों में मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर इस क्वार्टर में हुआ क्या है। इस क्वार्टर की शुरुआत में जब टैरिफ वॉर वगैरह स्टार्ट हुआ था, उसकी चर्चा शुरू हुई थी, तो एक्सपेक्टेशन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट हो गए थे, स्पेशली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, अगर आप आईटी सेक्टर वगैरह की बात करें। उसके बावजूद भी नतीजे जो है वो कहीं ना कहीं लाइन जो नंबर्स थे स्टैटिस्टिकली उनको छूते हुए नजर आए। और नंबर्स के बाद भी मैनेजमेंट की कमेंट्री में ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया जो आपको बताता हो कि यहाँ से एक नई कोई अपग्रेड साइकिल शुरू होती हो। अगर एक आंकड़ों में देखें तो आपने निफ्टी के नंबर्स तो स्क्रीन पे दिखाए हैं, इसके अलावा 2500 नंबर कंपनीज के नंबर्स को अगर आप कलेक्ट करें तो आपको लगेगा कि उनका एबिटा ग्रोथ इस क्वार्टर में लगभग 6% के आसपास रहा है, जो पिछले साल 12% था। अगर 12% के सामने आपकी ग्रोथ 6% हुई है तो ये इटसेल्फ बता रहा है कि जो ग्रोथ है उसमें एक मॉडरेशन आ चुका है। H2 FY25 से जो मॉडरेशन साइकिल स्टार्ट हुआ था अर्निंग का, वो यहाँ भी कंटिन्यू है। पिछले क्वार्टर में हमने बहुत हेवी डाउनग्रेड्स देखे थे, इस क्वार्टर में डाउनग्रेड्स हुए हैं बट डाउनग्रेड्स का पेस कम है। FY27 या FY26 की अर्निंग्स को जो डाउनग्रेड पिछले क्वार्टर में हुआ था उसके मुताबिक, उसके कंपैरिजन में इस क्वार्टर में डाउनग्रेड कम हुआ है, पर डाउनग्रेड हुआ है। अपग्रेडेशन साइकिल के लिए मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐसा विशेष रुझान नहीं आया है। ज़्यादातर लोगों की कमेंट्री जो ये रही है कि सेकंड क्वार्टर में अगर टैरिफ वॉर्स या टैरिफ से रिलेटेड क्लैरिटी आ जाती है तो उसके बाद से एक नया ट्रेंड देखने को मिलेगा। H2 को लेकर लोगों ने फेस्टिव सीजन को लेकर जो है अपेक्षाएं जताई हैं, बट वो सब भी डिपेंड करेंगी कि फेस्टिव सीजन किस तरीके का रहता है। तो अभी तक अगर हम देखें तो बहुत सिंपल वे में कहना चाहूँगा कि ये जो क्वार्टर है ये एक अननोन क्वार्टर होगा, जिसके बारे में लगता नहीं कि आगे चल के कोई बहुत बड़ी चर्चा सामने आएगी। बिल्कुल, मतलब ठीक है, उम्मीद के आसपास ही नतीजे ज़रूर रहे, लेकिन बहुत से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर रहे जिसकी वजह से जो एक कॉन्फिडेंस वाली कमेंट्री नज़र आनी चाहिए मैनेजमेंट्स की तरफ से, कंपनियों की तरफ से, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रही। और वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आगे के ऊपर छोड़ा गया है कि आगे टैरिफ की कंडीशन कैसी रहती है और
किस तरह से आगे बढ़ता है। शरद भी हमारे साथ बने हुए हैं और इस बीच हमारे साथ हमारी एक और सहयोगी स्नेही भी चर्चा में शामिल हो रही हैं। और शरद, हमें बताइए कि आम तौर पर जब नतीजों की बात होती है तो ये होता है कि नतीजों पर तो नजर रहनी चाहिए, लेकिन इस बार ज्यादा नजर रखी जा रही है क्योंकि बाजार पर जो इंपैक्ट है टैरिफ का वो ज्यादा है। तो ऐसे में जब लोग स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति बनाते हैं तो नतीजे बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा प्रशांत, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइडेंस भी होता है। अर्निंग्स में क्या होता है कि ओवरऑल प्रीव्यूज आते हैं, नतीजे देखने मिलते हैं, फिर वो रिएक्शन नीजक देखते हैं, लेकिन जो गाइडेंस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एक अनसर्टेनिटी देखने मिलती है। अगर खास करके अभिषेक भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि ग्लोबल कंपनी जिनके एक्सपोजर है, क्योंकि वो एक टाइप से ढंग का गाइडेंस नहीं आ रहा है। आईटी में अनसर्टेनिटी है, फार्मा में अनसर्टेनिटी है, लेकिन जो आपके डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर है वो उतना ख़राब प्रदर्शन नहीं किए हैं। सेकेंड हाफ में अच्छे अर्निंग्स भी आए हैं अगर आप फर्स्ट हाफ को हटा दें, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ज़्यादातर ग्लोबल फेसिंग कंपनी से सेकेंड हाफ अच्छे हैं। अपोलो हॉस्पिटल शानदार जो है नतीजे दिखाए, आज स्टॉक्स में भी अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। तो ओवरऑल जो है लगता है कि देखिए वेट एंड वॉच ज़रूर रहेगा। ग्लोबल क्यूज़ नो डाउट अच्छे अर्निंग्स को भी जो है सप्रेस किए, जो रिएक्शन नहीं देखने मिला है, लेकिन धीरे धीरे करके बाजार फंडामेंटल्स की ओर ही जाता है। तो यहाँ पे अगर अच्छे अर्निंग्स आए हैं तो धीरे धीरे करके वो प्राइस पे भी जो है स्टॉक पे लेवल्स पे देखने मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, गाइडेंस अच्छा होना चाहिए, ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। और इंटरेस्टिंगली बता दें कि अब खपत का सीज़न शुरू हो रहा है, फेस्टिव सीज़न आ रहे हैं और एक क्रॉसओवर क्वार्टर कहा जाता है, ये बड़े बड़े फंड मैनेजर्स कहते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वार्टर होता है, सेकंड क्वार्टर थोड़ा सा होता है, तो थर्ड फोर्थ क्वार्टर से आपको और बेनिफिट्स देखने मिलेगा, तो सीक्वेंशियल अप मूव्स भी आएंगे। बिल्कुल। तो आपने कंजम्पशन की बात की तो स्नेही हमारे साथ बनी हुई हैं। स्नेही, कंजम्पशन स्पेस को काफ़ी करीब से आप देखती हैं, हमें ज़रा बताइए कि जो ये पूरा कंजम्पशन थीम है, जो नतीजों के लिहाज से अगर देखें तो वो कैसे रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर कंजम्पशन के बारे में बात करें तो क्वार्टर वन में ओवरऑल स्टेपल्स के बारे में बात करें तो काफ़ी मिक्स्ड क्वार्टर रहा है। बट हमारी उम्मीद, जो कि वैसे भी हम कम उम्मीद लेके चल रहे थे, उनसे काफ़ी अच्छा किया है। अगर हम बात करें HUL, डाबर, मैरिको, इन तीन कंपनीज़ ने हमारी एस्टिमेट से काफ़ी अच्छा किया है। रेवेन्यू ग्रोथ सब जगह दिखा है। डाबर में मार्जिन्स बने हुए हैं, बाकी सब जगह पूरे FMCG के क्षेत्र में मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। बट ये ट्रेंड हमने पिछले क्वार्टर में भी देखा था, तो यहाँ पर चिंता की बात नहीं है। काफ़ी सारी कंपनीज कहती है कि जो कमोडिटी इन्फ्लेशन वो देख रहे थे, पाम ऑयल, वीट, मिल्क, कोको प्राइसेस, चाय, कॉफ़ी, शुगर के दाम में, वो सब अब नीचे आ रहे, तो उनके दम पर मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद रख सकते हैं आगे जाते हुए। जैसे कि शरद कह रहे थे, फेस्टिव क्वार्टर अब जारी है, आगे जाते हुए दिवाली, दशहरा, वेडिंग सीजन आगे है, हमने मानसून बहुत हेल्दी देखा है इस टाइम, तो इन सब के दम पर स्टेपल्स FMCG कंपनी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हमारी उम्मीद से बेटर किया है HUL, डाबर, मैरिको ने। और मिक्स नंबर्स आए हैं टाटा कंज्यूमर, नेस्ले और ITC से। हमारी उम्मीद से थोड़ा कम इस बार रहे हैं ब्रिटानिया और गोदरेज कंज्यूमर, जहां पर हमने वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी ठीक ठाक ही देखा है। गोदरेज कंज्यूमर वॉल्यूम ग्रोथ 8% का था, तो वो अच्छी बात है। आगे जाते हुए कुछ कंपनीज ने अपने मार्जिन गाइडेंस को बनाए हुए रखा है, जैसे कि HUL 22 से 23% का मार्जिन गाइडेंस बैंड दिया है उन्होंने। डाबर ने अपने पोर्टफोलियो में मार्केट शेयर गेन होते हुए देखा है। टाटा कंज्यूमर का वॉल्यूम हमारी उम्मीद से काफ़ी बेटर आया है। सिगरेट बिजनेस के बारे में बात करें तो ITC ने वहाँ पर काफ़ी अच्छा किया है। ब्रिटानिया कहता है कि वह अब कोई भी प्राइस हाइक्स नहीं लेगा और प्राइस हाइक का साइकिल अब खत्म हो चुका है। गोदरेज कंज्यूमर कहता है कि पर्सनल केयर का जो सेगमेंट था कंजम्पशन में, वो थोड़ा सा सबड्यूड रहा है। अब जैसे कि हमने कल नंबर्स देखे हैं नायका और होनासा के, अगर हम थोड़े ब्यूटी और पर्सनल केयर कंजम्पशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ अच्छा मूव्स देखने को मिला है। तो ये था क्वार्टर वन राउंड अप पूरे कंजम्पशन के क्षेत्र के लिए, स्टेपल्स और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। बिल्कुल, कंजम्पशन पे जो है नज़र ज़रूर रहेगी। गौरांग सर, आपसे जो है जल्दी से सवाल थोड़ी देर में लेंगे, लेकिन एक बार ऑटो सेगमेंट पे भी जो है पूरी तरह अर्निंग्स का क्या रिव्यू आया है, सेक्टर का क्या रिव्यू आया है, उस पर भी जो है थोड़ी सी जो है इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। हमारे साथ सृष्टि जुड़ रही है। सृष्टि, बताएं कैसी रही पूरी तरह ऑटो सीज़न? तो देखिए, ऑटो सेक्टर की बात करें तो सबसे अच्छी बात ये रही कि कोई बड़े डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं आते हुए देखिए डिमांड टू व्हीलर को छोड़ बाकी सेगमेंट्स में इतनी अच्छी नहीं थी। वॉल्यूम के आंकड़े तो हमारे सामने ऑलरेडी आते हैं, पर साथ ही साथ रॉ मटेरियल का इन्फ्लेशन यानी स्टील की कीमतें, अन्य प्राइजेज जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आए थे, जिसके चलते इनके मार्जिन्स पर थोड़ा दबाव आने की आशंका थी। बट उसके बावजूद कंपनीज ने अपना कॉस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से किया और कोई बड़े डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं सामने आए फिलहाल
ऑटो स्पेस से। बट इस तिमाही में कुछ 3 कंपनीज आपके लिए हाईलाइट करें तो सबसे शानदार नतीजे रहे हीरो मोटोकॉर्प के। देखिए नतीजे तो अच्छे ही थे पर मैनेजमेंट कमेंट्री उससे भी अच्छी थी, क्योंकि वो फेस्टिव सीजन सेल्स को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। 6 से 7% की ग्रोथ की वो उम्मीद कर रहे हैं। हम आपके लिए ये भी हाईलाइट कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पैक में किस तरीके से कंपनी अपना मार्केट शेयर गेन कर रही है, तो उसको लेकर भी पॉजिटिव कमेंट्री आई है। और एक्सपोर्ट्स में भी कंपनी के बड़े प्लान हैं। और नतीजों के बाद हमने काफ़ी अच्छा रिएक्शन ऑलरेडी देखा हीरो मोटोकॉर्प के स्टॉक प्राइस मूवमेंट पे। बट इसके सामने बजाज ऑटो के नंबर्स की बात करें तो जी हाँ, वहाँ पर मार्जिन्स साल दर साल तिमाही दर तिमाही थोड़ा कम ज़रूर हुआ है। हीरो मोटोकॉर्प से कम वो ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, 5 से 6% की इंडस्ट्री ग्रोथ की उम्मीद है। पर ये वो कंपनी है जो कि काफ़ी वोकल है अपने रेयर अर्थ इशू के चैलेंजेस को लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि अभी जुलाई महीने में देखें तो लगभग 50% प्रोडक्शन वो कम कर पाए हैं अपनी ईवी स्पेस में। अगस्त में भी कुछ दिक्कतें रहेंगी बट उसके बाद हो सकता है कि कुछ सुधार देखने को मिले। तो बजाज ऑटो वो दूसरी कंपनी है जो हम आपके लिए हाईलाइट करें। और तीसरी कंपनी रहेगी टाटा मोटर्स। नतीजे ठीक ठाक थे पर जेएलआर के मार्जिन जैसा कि हम बता रहे थे सबसे इंपॉर्टेंट होगा देखना, 3.5% के मुकाबले 4% आते हुए दिखे। कमेंट्री ठीक ठाक रही पर आगे के लिए अब कुछ ब्रोकरेजेस इतने करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस ठीक मान रहे हैं और उसके चलते हमने ये भी देखा कि स्टॉक ने जो है उस दिन के बाद जो है काफ़ी एक अच्छा प्रदर्शन और होल्ड करने में कोशिश कायम रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर। तो ये 3 कंपनी स्टैंड आउट ज़रूर आती हुई दिखी ऑटो स्पेस से। बिल्कुल धन्यवाद सृष्टि और स्नेही, आपने जो है 2 अहम सेक्टर्स ऑटो और कंजम्पशन स्पेस पे जो है अपनी विशेष राय बताई। लेकिन गौरांग सर आपके पास चलेंगे, एक एक करके एक सेक्टर्स के बारे में बताएं कि यहाँ पे कौन से स्टॉक्स जो है, ऑफ कोर्स फ्यूचर के बात भी करेंगे, कौन से अच्छे लग रहे हैं। पहले ऑटो से स्टार्ट करते फिर कंजम्पशन पे जाते हैं। सबसे पहले तो इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को धन्यवाद। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। 18 हाउस स्वदेश के दर्शकों को और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को। आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए मेरे ख्याल से ऑटो क्षेत्र का विभाजन होना चाहिए। ये विभाजन किस प्रकार से होगा, तो जहां तक हमारी सोच और विचारधारा है, एक होता है 2 पहिया और 3 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी, दूसरा होता है 4 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी, और तीसरा हिस्सा होता है कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट्स और खास करके ईवीज यानी कि ऊर्जा से चलने वाले वाहन। तो हर एक ऐसे तो काफी कवरेज है हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। और एक छोटा सा डिस्क्लोजर दे देता हूं, अनिवार्य होगा क्योंकि हम स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा कर रहे हैं, कि जो भी निवेश लायक रणनीति इस कार्यक्रम में आपके समक्ष रखेंगे ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो अब आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर। तो 3 हिस्सों में अगर मैं आपका प्रश्न का उत्तर देने जाऊं तो 2 पहिया 3 वाहन बनाने वाली कंपनियों में प्राथमिकता के आधार पर आप चाहे तो टीवीएस मोटर्स पसंद कर सकते हैं। 4 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी में काफी सारी है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा के अगर आप आंकड़े देखें और कारोबार की कारगर रणनीति भविष्य के लिए सामने रखे तो महिंद्रा आता है। एक कंपनी है जो केवल मात्र कमर्शियल व्हीकल बनाती है, लाइट, मीडियम और हेवी, वो है अशोक लेलैंड। इसके पश्चात एक कॉम्बिनेशन वाली कंपनी है जो 2 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल बनाती है, आइशर मोटर्स। एक कंपनी जो कि केवल ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट्स और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स बनाती है, वो है एस्कॉर्ट्स कुबोटा। और आखिर में जैसे मैंने कहा केवल ऊर्जा से चलने वाले वाहन बनाने वाली कंपनी, तो उसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। तो ये पूरा विभाजन है ऑटो क्षेत्र का, वाहन क्षेत्र का, जहां पर इन सब कंपनियों पर खरीदारी की राय है रिसर्च टीम की तरफ से। तो टीवीएस मोटर्स, एमएनएम, अशोक लेलैंड और एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा यहाँ पर नजर रखने की सलाह। गौरांग सर, खपत वाले क्षेत्र पर अगर फोकस करें तो जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां जो बहुत सी ग्लोबली जो चीज़ें होती हैं उससे कई बार अछूता रह जाता है और इसी वजह से इसमें दिलचस्पी जो है वो आम निवेशक की बढ़ती है। तो हमें बताइए खपत वाले क्षेत्र में कहाँ नजर रखी जाए। थोड़ा अभ्यास किया था प्रशांत भाई, क्योंकि ये 2 अप्रैल के पश्चात और जो बेतुकी टिप्पणी और ट्वीट्स आती हैं अमेरिका से राष्ट्रपति के द्वारा, तो मैंने थोड़ा बहुत अभ्यास किया था। और कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से करीबन 6 या 7 ऐसे क्षेत्र हैं हमारे शेयर बाजार में जो थोड़े बहुत वंचित है, जो भी उठापटक या फिर अनिश्चितता का वातावरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाचार आते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स की, और मैंने अभी आपके सहयोगी स्नेही की भी मैं बात सुन रहा था,
तो दो तीन चीज बहुत सकारात्मक हुई है। एक तो है कच्चे तेल के दाम नीचे आए हैं, जो कि ये क्षेत्र के लिए काफी सकारात्मक, क्योंकि एक तरफ कुछ कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है कच्चा तेल, या फिर सामान के आवागमन में जाकर के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के कच्चा तेल एक अहम भूमिका निभाता है। ये एक बात है। दूसरी बात, जो लागत खर्च यानी कि जो कच्चा माल है, वहां पर भी अगर आप देखने जाएं तो पिछली कुछ तिमाहियों से इस तिमाही में वो कम खर्च जो है वो कम हुआ है, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी के द्वारा शुद्ध मुनाफे के मार्जिन में सुधार हुआ है। वॉल्यूम ग्रोथ की अगर आप बात करें तो पहले तो टैक्स में राहत माननीय वित्त मंत्री जी की तरफ से, फिर अच्छी बारिश और आने वाले समय में ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों से रुझान बेहतर, मांग बेहतर होने की संभावना। तो ये पूरा समीकरण अगर मैं सामने रखता हूं प्रशांत भाई, तो इस वित्तीय वर्ष के तीसरी तिमाही में आपको जमीनी स्तर पर जो है वो इसके आसार नजर आएंगे, खपत बढ़ रही है उसके आसार नजर आएंगे, और जिसका योगदान आपको आय में और शुद्ध मुनाफे में होगा। तो क्षेत्र थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग था एफएमसीजी, आप चाहे डिस्क्रिशनरी देख लीजिए, नॉन डिस्क्रिशनरी देख लीजिए, लेकिन इस क्षेत्र में भी मेरे ख्याल से करीबन आधे दर्जन से ज्यादा कंपनियां हैं रिसर्च टीम की तरफ से जहां पर हम खरीदारी की राय देख रहे हैं, और ये एक क्षेत्र होगा जहां पर काफी लोगों की नजर बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर आपकी पसंद? एक नहीं अनेक है प्रशांत भाई, लेकिन हाँ कुछ अगर विकल्प आपके सामने रखना चाहूं तो टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, HUL, ITC, डाबर और मैरिको, ये कुछ विकल्प है जहां पर खरीदारी की राय है। यहाँ पर ढेर सारी कंपनियां जहां पर बेहतर जो है वो संकेत आपको नजर आ सकते हैं गौरांग सर की राय में। चलिए अब एक ऐसे सेक्टर की बात करते हैं जो एक वक्त पे लीडरशिप लेता था, जो बाजार को ड्राइव करता था, जो एक ऐसी रैली दिखाता था जिसके दम पे बाजार में एक कॉन्फिडेंस बनता था। लेकिन पिछले कुछ वक्त से उस सेक्टर में एक तरह की बेचैनी महसूस की जा रही है। कुछ भी होता है वो सेक्टर सबसे पहले परेशान होता है। तो सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। आईटी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। अभिषेक गावशिंदे सर हमारे हेड ऑफ रिसर्च हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक सर, नतीजों के लिहाज से पहले बताइए आईटी सेक्टर कैसा रहा और ऐसा क्या हो रहा है, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, जो आईटी सेक्टर जो है जिस लीडरशिप के लिए जाना जाता था मार्केट में, वो लीडरशिप उससे छूट रही है। जी, सबसे पहले अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो ऐसा सेक्टर होता है जो सबसे पहले अपने नतीजे देता है। और अगर इस क्वार्टर में देखें तो यूएस मार्केट को लेकर जो इनका एक्सपोजर है तो कंसर्न्स तो पहले ही बिल्डअप थे, एक्सपेक्टेशन मॉडल्स थी, और अगर नतीजे देखें तो वहाँ पर कोई सरप्राइजिंग फैक्टर देखने को नहीं मिला अगर इन्फोसिस के नतीजों को छोड़ दे तो। सबसे पहले अगर बात करें तो ग्रोथ अपने आप में मॉडरेट हो रही है। अगर इन बड़े प्लेयर्स की बात करें तो छोटे प्लेयर्स में ग्रोथ अगर आ भी रही है तो वो एक बेस इफेक्ट का काम है। अगर डील का देखें तो या ऑर्डर बुक का देखें तो वो बहुत अब रियलिस्टिक होते जा रहे हैं, और उन पर ऑर्डर बुक के बाद भी एक कंसर्न जरूर है कि एग्जीक्यूशन होगा या नहीं होगा। आईटी सेक्टर के बारे में बात करें तो इसका H1 में जो होता है वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ज़्यादा होता है। तो अगर H1 में अगर टैरिफ का कंसर्न है तो डेफिनेटली जो है कि इस साल में जो है कोई बहुत बड़ा अर्निंग सरप्राइज आएगा या अर्निंग अपग्रेडेशन आएगा, इसकी उम्मीद नहीं है। अगर मैनेजमेंट के गाइडेंस को भी देखें तो वहाँ पर हायर एंड में कहीं पर कोई ग्रोथ में अपग्रेडेशन नहीं आया है। कुछ कंपनीज ने लोअर एंड को इंक्रीज किया है, वो भी बेस इफेक्ट के कारण। Q2 में जो है लोग ज़्यादातर मैनेजमेंट्स का मानना है कि टैरिफ रिलेटेड फियर्स दूर हो जाएंगे तो Q3 से या Q4 से जो है एक न्यू ग्रोथ साइकिल डिराइव हो जाएगी। बट अगर वो होती भी है तो जो लार्ज प्लेयर्स है वहाँ पर कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि बेस इफेक्ट बहुत बड़ा हो चुका है, हेड काउंट्स में इंक्रीज नहीं हो रहा है, और इसके बाद जो एट्रिशन रेट है वो भी कंटिन्यू मेंटेन है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पर अगर आप कह रहे हैं कि वैल्यूएशन जो है या प्राइसेस जो है वो मल्टी ईयर लो है, तो साथ ही साथ जो है मल्टी ईयर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी जो है वो मॉडरेट होते जा रहे हैं, और उसका असर जो है आप सेक्टर पे देख रहे हैं। इस सेक्टर को अगर आपको देखना है तो इसको आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज में अभी भी जो है स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ की पोटेंशियल है, अभी भी रेवेन्यू पोटेंशियल है कि कुछ अगर सुधार होता है तो वहाँ पे वो जो है रेवेन्यू पोटेंशियल ड्राइव हो जाएगा। बट लार्ज कैप कंपनीज में बेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर एक कोई हैवी करेक्शन नहीं होता है तो यहाँ पर उम्मीद नहीं की जा सकती कि मिड सिंगल डिजिट से ज़्यादा ग्रोथ अगले 1-2 साल में देखने को मिलेगी। उसका ही असर जो है स्टॉक प्राइसेस पर देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको IT सेक्टर में रहना है, इस समय भी रहना है, प्राइस करेक्शन का फ़ायदा उठाना है, कॉन्ट्रा व्यू लेना है,
तो हमारे हिसाब से जो है आपको मिड कैप या टायर 2 कंपनीज की तरफ देखना चाहिए। लार्ज कैप कंपनीज में ग्रोथ आपको आने वाले समय में मॉडरेट होता हुआ ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो मिड कैप पे जो कंपनियां हैं आईटी में, वहां पर अब आपको अपना फोकस शिफ्ट करना होगा। गौरांग सर भी हमारे साथ बने हुए हैं, मुझे यहाँ ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार गौरांग सर अपनी लिस्ट तैयार रखिए, हम आईटी पर भी चर्चा करेंगे, वहां पर जानेंगे कि आप की नजर कहाँ है, आपके रडार पे कौन से शेयर हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हमारी इस खास पेशकश में गौरांग सर का रुख करते हैं। गौरांग सर, आईटी में बताइए अपनी पसंद फटाफट से। तो देखिए, आईटी में मैं सहमत हूं कुछ हद तक कि मझौली कंपनियों पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो उसी तरह के आधार पर मेरे ख्याल से कोफोर्ज है जो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। लेकिन ये लंबी अवधि के लिए शुरुआत कीजिए निवेश करना और गिरावट पर जोड़ते जाए। आने वाले तिमाही में थोड़ा बहुत दबाव हो सकता है, शायद तीसरे तिमाही में भी दबाव हो सकता है, लेकिन उससे पश्चात आईटी क्षेत्र के ऊपर हमारा सकारात्मक सा नजरिया है। ये बिल्कुल आईटी कंपनीज पे जो है ये राय आ रही है गौरांग सर की तरफ से। लेकिन चलते हैं बैंकिंग स्पेस पे क्या हुआ है। वरुण पूरी डिटेल्स अभी हमें बनाने वाले हैं, ज़रा बताएं। देखिए, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के अगर आप देखेंगे तो पहली तिमाही थोड़ी बहुत स्लो तिमाही रही है, क्योंकि यहाँ ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्लो देखने मिली है। खासकर क्रेडिट ग्रोथ को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी धीमापन यहाँ पे देखने मिला है। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो जो प्राइवेट बैंक्स है वहाँ पे जो क्रेडिट ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट में देखने मिली। नो डाउट पीएसयू बैंक्स में आपको डबल डिजिट ग्रोथ भी देखने मिली, लेकिन वो भी लोअर डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो डिलीवर कर पाए हैं। डिपॉजिट्स में काफ़ी जगह अच्छी ग्रोथ भी थी, काफ़ी जगह खराब ग्रोथ भी थी, तो डिपॉजिट में मिली जुली ग्रोथ थी, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ जो है वो खासकर पूरे के पूरे सिस्टम में इस क्वार्टर में वीक रही है। नो डाउट पीपीओपी और प्रॉफिटेबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी जगहों पे अच्छी ग्रोथ देखने मिली है, लेकिन वहाँ पे अदर इनकम का सहारा मिला है। और अदर इनकम का सहारा इसके लिए मिला है क्योंकि काफ़ी सारे बैंक्स में ट्रेजरी गेंस देखने मिले हैं, जिसका फ़ायदा इन बैंक्स को काफ़ी हद तक हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी में। बाकी इंटरनल्स में अगर आप देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन अक्रॉस बैंकिंग सेक्टर आपको वहाँ पे गिरावट देखने मिली है। हालांकि अगले क्वार्टर में जब डिपॉजिट की रिप्राइसिंग होगी तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा वो देखना होगा, लेकिन इस क्वार्टर में तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में दबाव देखने मिला है। क्रॉस एनपीएस काफ़ी हद तक बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं काफ़ी सारे बैंक्स के। खासकर प्रोविजनिंग और स्लिपेजेस अगर आप देखेंगे तो अक्रॉस बैंकिंग सेक्टर और खासकर निजी बैंक में आपको ज़्यादा बढ़ोतरी देखने मिली है प्रोविजनिंग और खासकर स्लिपेजेस में। छोटे बैंक्स में भी बढ़ोतरी देखने मिली है इसमें, और काफ़ी लोग ये मान के चले कि इस तरह की प्रोविजनिंग और स्लिपेजेस अगर बढ़ेंगे तो खासकर छोटे बैंक्स को शायद आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत दिक्कतें जो है वो हो सकती है। मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर आप देखेंगे तो एमएसएमई सेगमेंट को लेकर थोड़ी बहुत चिंताजनक थी। साथ ही साथ व्हीकल फाइनेंसिंग ये एक सेगमेंट था जहां पे एक सुर में ज़्यादातर बैंक्स ने कहा कि दिक्कतें जो है वो इस क्वार्टर में देखने मिली है। बैंक स्पेसिफिक बात करें तो दिग्गजों के फिर भी रिजल्ट्स मिले जुले थे, छोटे बैंक्स में थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा थी। अगर मैं कहूँ एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, यहाँ मिले जुला प्रदर्शन इन्होंने पेश किया है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, इनके नतीजे अच्छे थे। एक्सिस बैंक को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे नतीजे थोड़े कमज़ोर थे, इनकी खुद की चिंताएं थी, खुद की दिक्कतें थी, उसके वजह से कहीं ना कहीं ओवरऑल नतीजे जो थे वो एक्सिस बैंक के थोड़े बहुत कमज़ोर थे। इसके अलावा थोड़े बहुत जो मिड साइज बैंक है वहाँ पे भी दिक्कतें देखने मिली है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक स्लो ग्रोथ क्वार्टर जो है वो इस बार बैंकिंग स्पेस में देखने मिला है। नो डाउट प्रोविजनिंग और स्लिपेजेस अक्रॉस बोर्ड थोड़े बहुत बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। ये बिल्कुल धन्यवाद वरुण, पूरे बैंकिंग स्पेस की जो है पूरे व्यूज़ आपने बता दिए इस क्वार्टर क्या हुआ था। गौरांग सर ज़रा बताएं बैंकिंग स्पेस पे आपकी क्या व्यूज़ रहने वाली है। तो देखिए, सुधार जो है वो और जो अंतर था पहले निजी क्षेत्र की बैंक सरकारी बैंकों में वो बड़ा था, अब धीरे धीरे करके वो अंतर जो है वो कम हो रहा है। तो सरकारी बैंकों में अगर मैं एक विकल्प ढूंढना चाहूं तो नतीजों के आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। और निजी क्षेत्र बैंक में दिग्गज तो 3 दिग्गज तो नहीं, लेकिन चौथा दिग्गज अगर आप देखना चाहे तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक। नतीजों में निराशा थी लेकिन सुधार होने की संभावना है। पर नजर रखिए। मेरे पास समय थोड़ा सा बचा है। कोफोर्ज के अलावा गौरांग सर कोई और भी स्टॉक आपको पसंद आता हुआ? देखिए, हमने प्रयास किया था कि इस शो में हम ये इन क्षेत्र पर ध्यान दें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो संकेत है उससे परे हैं, दूर है। तो रियल एस्टेट सेक्टर में ओबराई रियलिटी है, केबल्स और वायर्स
सेक्टर में केईआई इंडस्ट्रीज है, निजी क्षेत्र बैंक में हमने कोटक महिंद्रा बैंक का तो जिक्र कर ही लिया, और रक्षा क्षेत्र यानी कि अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई ये कंपनी जिसकी चर्चा ऐसे होती नहीं है काफी, वो है एमटार टेक्नोलॉजीज। ये कुछ और क्षेत्र है जहां पर हमारी खरीदारी की राय है, ये ध्यान में रखते हुए कि टैरिफ को लेकर के कुछ क्षेत्र पर दबाव पड़ सकता है। गौरांग सर, अपना कीमती समय देने के लिए और अपनी बेहतरीन विश्लेषण और राय रखने के लिए उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को इससे बेहतर दिशा मिलेगी। फिलहाल अपने तमाम सहयोगियों का शुक्रिया अदा करेंगे, अभिषेक गावशिंदे सर, शरद, इसके साथ ही स्नेही, सृष्टि, वरुण, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। 12:30 बजे हम आपके लिए एक और खास पेशकश लेकर आएंगे। नमस्कार।